बर्फ जब गिरती है तो वो सिर्फ रास्तों को सफ़ेद नहीं करती, वो दुनिया की सारी शोर को दफन कर देती है। कनाडा की उस ठंड में जब इंसान का शरीर जमता है और राशन खत्म होता है, तब भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, वो दिमाग को खा जाती है। कल्पना कीजिए जब बाहर -50 डिग्री का तूफान चल रहा हो और आपके दरवाजे पर कोई आपका ही अपना रोता हुआ मदद मांगे, जबकि आपको पता हो कि वह असली इंसान नहीं है। क्या हो जब भूख से पागल हुआ आपका साथी किसी ऐसी चीज को बुलावा दे जो 10 फीट लंबी हो, जिसके होंठ ना हो और जो आपकी ही आवाज में आपसे बात करे। आज रात अपने कमरे को गर्म रखिए और बाहर की आवाजों को अनसुना कर दीजिए, क्योंकि बर्फ के इस सन्नाटे में जो चीजें शिकार करती हैं वो इंसान की भूख और आपके अपनों की आवाज पहन कर आती हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और ये है लोगों के साथ घटी सच्ची घटनाएं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिग्नल ऑफ द आउटपोस्ट 9। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित केनानासिक के पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, वो क्रूर हैं। सर्दियों में यहाँ का मौसम इंसानी शरीर को कुछ ही मिनटों में बर्फ के एक बेजान टुकड़े में बदल सकता है। मेरा नाम किरण है, मैं एक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। मैं और मेरी 3 लोगों की टीम डाल्टन, ब्रिज, गैरेट आउटपोस्ट 9 पर तैनात थे। ये एक बेहद रिमोट रेडियो रिले स्टेशन था जो 8000 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के किनारे पर बना था। हमारा काम आसपास के इलाकों में रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल को चालू रखना था। ये जनवरी का दूसरा हफ्ता था। मौसम विभाग ने एक कैटेगरी 5 बर्फीले तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन जब वो तूफान आया तो वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक था। लगातार 3 दिनों तक तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे रहा। हवा की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा थी। हमारा लोहे और कंक्रीट का आउटपोस्ट हवा के थपेड़ों से चरमरा रहा था। हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुके थे। चौथे दिन की शाम अचानक आउटपोस्ट की सारी बत्तियां फड़फड़ाने लगीं और एक ही झटके के साथ बंद हो गईं। हीटर बंद हो गए। कमरे में सिर्फ बाहर चल रही हवा की भयानक सीटी गूंज रही थी। मेन जनरेटर फेल हो गया है, गैरेथ ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन करते हुए कहा। वो हमारा चीफ मैकेनिक था। शायद फ्यूल लाइन में बर्फ जम गई है। बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर है गैरेथ, ब्रिज ने घबराते हुए कहा। वो एक मौसमी विज्ञानी थे। इस मौसम में बाहर जाने का मतलब है आत्महत्या। अगर हमने जनरेटर चालू नहीं किया तो हम कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे, ब्रिज, गैरेट ने अपना भारी आर्कटिक पार्का और गॉगल्स पहनते हुए कहा। जनरेटर शेड हमारे मुख्य आउटपोस्ट से सिर्फ 50 गज की दूरी पर था। उन दोनों इमारतों के बीच सुरक्षा के लिए एक मोटी गाइड रोप बंधी हुई थी ताकि तूफान में कोई रास्ता न भटके। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कंट्रोल रूम में रुको, गैरेथ ने दरवाजे का भारी लॉक खोलते हुए कहा। सफेद बर्फ और जमा देने वाली हवा का एक हिंसक झोंका अंदर आया। गैरेथ ने गाइड रोप पकड़ी और उस सफेद अंधेरे में गायब हो गया। डाल्टन ने तुरंत दरवाजा वापस लॉक कर दिया। हमने कंट्रोल रूम की घड़ियों पर नजर गड़ा दी। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया। गैरेथ वापस नहीं आया। उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। डाल्टन ने अपनी जगह से उठा। वो बहुत बेचैन लग रहा था। मुझे उसे देखने जाना होगा। रुको, मैंने उसे टोका। अगर फ्यूल लाइन फट गई होगी तो उसे ठीक करने में टाइम लग सकता है। हम अभी इंतजार करेंगे। हम सब कंट्रोल रूम के भारी सन्नाटे में बैठे थे। तापमान तेजी से गिर रहा था। हमारी सांसें सफेद भाप बन रही थी। तभी कंट्रोल डेस्क पर रखे मुख्य रेडियो ट्रांसमीटर से एक भारी स्टैटिक की आवाज आई और फिर उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज गूंजी। किरण, डाल्टन, क्या कोई सुन रहा है? वो गैरेट की आवाज थी। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। गैरेट, हाँ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। डाल्टन ने तुरंत रेडियो का माइक लपक लिया। तुम कहाँ हो? जनरेटर शेड में क्या हुआ? रेडियो से सिर्फ तेज हवा का शोर आया
और फिर मेरी मेरी टांग टूट गई है। मैं शेड के पास बर्फ में गिर गया हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गैरेथ रो रहा था। हे भगवान, वो मर जाएगा। डाल्टन ने अपना पार्का और बूट्स पहनना शुरू कर दिया। मैं जा रहा हूँ उसे लाने। डाल्टन 1 मिनट रुको, मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मेरा दिमाग एक बहुत सी अजीब सी बात पर अटका हुआ था। मैंने कंट्रोल डेस्क के बिल्कुल दूसरे कोने की तरफ अपनी फ्लैशलाइट मारी। क्या है गिरन, हमारे पास समय नहीं है, डाल्टन गुस्से में चिल्लाया। मैंने डेस्क के पास रखी एक चीज की तरफ इशारा किया। वो गैरेट का पर्सनल हैंडहेल्ड रेडियो था। गैरेट जल्दी जल्दी में अपना रेडियो यहीं डेस्क पर भूल गया था। अगर उसका रेडियो यहाँ है, ब्रिज की आवाज खौफ से कांपने लगी, तो वो हमसे बात कैसे कर रहा है? हम तीनों उस रेडियो की तरफ खौफ से घूर रहे थे। अगर गैरेट के पास रेडियो नहीं था तो वह मुख्य ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बैंड पर अपनी आवाज कैसे भेज सकता था? ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थे, ये कुछ और ही था। डाल्टन बाहर आओ, मैं जम रहा हूँ। रेडियो से फिर से वो आवाज आई, लेकिन इस बार उस आवाज में कुछ गलत था। गैरेट की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन वो बहुत सपाट थे। उसमें इंसानी भावनाएं गायब हो चुकी थी। वो एक खोखली गूंज की तरह लग रही थी, जैसे कोई खराब टेप रिकॉर्ड बज रहा हो। ये गैरेट नहीं है, मैंने दबी हुई आवाज में कहा। बाहर कोई और है। कनाडा के मूल निवासी इन बर्फीले पहाड़ों के बारे में एक खौफनाक लोक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान बर्फीले तूफान में फंसकर भूखा मरता है तो वो एक बुरी आत्मा को जन्म देता है। एक ऐसा शैतान जो इंसान का मांस खाता है और उनके अपनों की आवाज निकालकर उन्हें बाहर बुलाता है। उसे विंडिगो कहते हैं। तुम पागल हो गए हो किरण, वो हमारा दोस्त है। डाल्टन का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। वो डर और गिल्ट के कारण सोच नहीं पा रहा था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मुख्य दरवाजे का लॉक खोला और बाहर तूफान में कूद गया। डाल्टन नहीं! ब्रिज चीखे। दरवाजा खुला रह गया था और हवा अंदर आ रही थी। मैं दौड़कर दरवाजे के पास गया। मैंने बाहर झांका। डाल्टन गाइड रोप को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। वो मुश्किल से 15 गज दूर गया था। तभी सफेद धुंध के बीच से एक विशालकाय पीली परछाई बाहर निकले। वो परछाई 10 फीट लंबी थी। इससे पहले कि डाल्टन कुछ समझ पाता, उस परछाई ने अपना एक लंबा पंजों वाला हाथ आगे बढ़ाया और डाल्टन को उसके गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। डाल्टन चीख भी नहीं पाया। उस चीज ने डाल्टन को एक झटके में उस सफेद अंधेरे में अंदर खींच लिया और वो दोनों गायब हो गए। डाल्टन! मैं चीखा। मैंने तुरंत भारी दरवाजा खींचा और अंदर से उसके सारे डेड बोल्ट्स लॉक कर दिए। मैं और ब्रिज कंट्रोल रूम के फर्श पर बैठे थे। हम दोनों सदमे में थे। बाहर जो चीज थी उसने हमारे 2 साथियों को मार दिया था और अब हम दोनों इस लोहे के डब्बे में बिना हीटर के जमे हुए थे। रेडियो पर फिर से स्टैटिक की आवाज आई। ब्रिज, दरवाजा खोलो, अंदर बहुत गर्मी है। इस बार जो आवाज आई उसने ब्रिज को रुला दिया। वो आवाज डाल्टन की थी। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, मैंने ब्रिज को गले लगाते हुए कहा। वो चाहता है कि हम डर से पागल हो जाएं और बाहर निकल आएं। 1 घंटा और बीता और तूफान का शोर अब थोड़ा कम हो गया था। तभी आउटपोस्ट की मजबूत कंक्रीट की दीवार पर बाहर से एक खुरचने की आवाज आई। वो चीज दीवार पर चढ़ रही थी। कंट्रोल रूम की एक ही खिड़की थी जो रीइंफोर्स्ड ग्लास की बनी हुई थी। अचानक उस खिड़की के बाहर से किसी ने अपने लंबे गंदे नाखूनों से कांच को खुरचना शुरू किया। मैंने और ब्रिज ने अपनी फ्लैशलाइट की बीम उस खिड़की की तरफ मारी। रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो दृश्य मेरी रूह को कपा देने वाला था। वो कोई जानवर नहीं था, वो कुपोषण का शिकार एक ऐसा दानव था जिसकी त्वचा बिल्कुल राख जैसी सफेद और मोम जैसी थी। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर इतनी कसकर खींची हुई थी कि उसकी खोपड़ी का आकार साफ दिख रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके होंठ पूरी तरह से गायब थे, जैसे उसने भूख के कारण खुद के अपने होंठ चबा लिए हों।
उसकी आंखें बहुत गहरी और खाली थी, लेकिन उनमें एक नीली बर्फ जैसी ठंडी चमक थी। उसने कांच के बिल्कुल पार से हमें देखा और फिर उसने अपना जबड़ा खोला। उसका जबड़ा इंसानों की तरह नहीं खुला, वो उसके कानों तक खिंच गया और उसके मुंह के अंदर हजारों पारदर्शी सुइयों जैसे दांत चमकने लगे। उन दांतों से गाढ़ा खून टपक रहा था, शायद डाल्टन का खून। वो खिड़की के पार से हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। किरण, उस दानव ने कांच के पार से मेरी ही आवाज में मुझे पुकारा। उसका मुंह नहीं हिला, लेकिन उसकी आवाज उसके सीने से गूंज रही थी। भूख, अंतहीन भूख। उसने अपना एक विशालकाय हाथ उठाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, जिन पर सड़ी हुई बर्फ जैसे सख्त पंजे थे। उसने अपने पंजे को उस मोटी कांच पर जोर से मारा। कांच पूरी तरह कांप उठे। वो अंदर आ रहा है। ब्रिज चीखती हुई पीछे कंट्रोल डेस्क के नीचे छिप गई। दूसरी बार वार करने पर उस बेहद मजबूत कांच पर एक बड़ी दरार पड़ गई। वो चीज अमानवीय रूप से ताकतवर थी। मुझे कुछ करना था। अगर वो अंदर आ गया तो हमें जिंदा चबा जाएगा। मैंने कंट्रोल रूम में रखे हथियारों को देखा। हमारे पास कोई बंदूक नहीं थे, सिर्फ कुछ रिंग रेंच, स्क्रू ड्राइवर्स और इमरजेंसी फ्लेयर गन थे। विंडिगो जैसे पाताल के जीव अत्यधिक ठंड और भूख से जन्म लेते हैं। वो आग से नफरत करते हैं। मैंने तुरंत फ्लेयर गन उठाई और उसमें एक लाल फोरस फ्लेयर लोड कर दिया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ खिड़की का कांच टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। बर्फीली हवा का एक हिंसक झोंका अंदर आया, जिसने कमरे की सारी चीजों को उड़ा दिया। उस टूटी हुई खिड़की के फ्रेम से वो 10 फीट का विंडिगो अंदर रेंगता हुआ आया। उसके लंबे हाथ फर्श को छू रहे थे। उसकी सड़ी हुई नम बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया। वो बदबू इतनी तेज थी कि मुझे उबक आने लगी थी। वो खड़ा हुआ, उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसने अपनी नीली आंखों से ब्रिज को देखा, जो डेस्क के नीचे कांप रही थी। ताजा गोश्त। वो गर्राया और उसने ब्रिज की तरफ अपना पंजा बढ़ाया। शैतान इधर देख, मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। विंडिगो ने अपनी भयानक गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। मैंने बिना कोई सेकंड बर्बाद किए फ्लेयर गन सीधे उसके उन बिना होठों वाले खौफनाक चेहरे की तरफ तान दी और ट्रिगर दबा दिया। एक बेहद चमकीला 1600 डिग्री का लाल और सफेद आग का गोला गन से निकला और सीधे उस विंडिगो के सीने में जा लगा। आग का वो गोला उसकी उस सफेद बर्फीली त्वचा से चिपक गया और उसे अंदर तक जलाने लगा। उस दानव ने एक ऐसी कान फाड़ देने वाली अमानवीय चीख मारी, जिसने मुझे लगभग अंधा और बहरा कर दिया था। ये चीज हजारों लोगों के दर्द का एक मिश्रण थी। वो आग से जल रहा था। दर्द और खौफ के कारण वो पागलों की तरह पीछे हटा और उस टूटी हुई खिड़की के बाहर उस सफेद बवंडर में जा गिरा। बाहर से उसकी जलने की आवाज और दर्दनाक चीख आ रही थी, जो धीरे धीरे तूफान के शोर में गायब हो गई। मैं तुरंत ब्रिज के पास गया। उठो ब्रिज, वो वापस आ सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ जाएं? बाहर तूफान है। वो रो रही थी। नीचे मेंटेनेंस टनल में, मैंने कहा। आउटपोस्ट 9 के फर्श के नीचे एक छोटी सी कंक्रीट की सुरंग थी, जो बर्फ के नीचे से होते हुए सीधा हमारे स्नोकैट के गैरेज तक जाती थी। हमने भारी फर्श का दरवाजा खोला और उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। सुरंग बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन वहां बाहर की हवा और वो शैतान नहीं था। हम पागलों की तरह उस सकरी सुरंग में रेंग रहे थे। ऊपर से हमें उस विंडिगो के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो आउटपोस्ट के ऊपर चढ़ गया था और पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा था। हम अंत गैरेज में पहुंचे। मैंने स्नोकैट का दरवाजा खोला और ब्रिज को अंदर धकेला। मैंने कांपती हुई उंगलियों से इंजन स्टार्ट किया। स्नोकैट का भारी डीजल इंजन एक दहाड़ के साथ चालू हो गया। मैंने गैरेज का दरवाजा तोड़ा और अपनी गाड़ी को सीधे उस भयंकर बर्फीले तूफान में नीचे पहाड़ की तरफ भगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम दोनों सुरक्षित बेस कैंप तक पहुंच गए। हमने अपने बॉस और पुलिस को बताया कि आउटपोस्ट का जनरेटर फेल हो गया था। गैरेथ व डेल्टन बर्फीले तूफान में रास्ता भटक कर मर गए।
खिड़की टूटने का कारण हमने तूफान की भयंकर हवाओं को बताया। किसी ने भी हमारी बात पर शक नहीं किया, क्योंकि हर साल इन पहाड़ों में दर्जनों लोग तूफानों में मरते हैं। अगर हम उन्हें विंडिगो और आवाज़ों की नकल के बारे में बताते तो वो हमें पागल खाने में डाल देते। मैं आज भी जिंदा हूँ। मैंने उस दिन के बाद से कम्युनिकेशन इंजीनियर की वो नौकरी छोड़ दी है। मैं अब किसी ऐसी जगह पर काम नहीं करता जहाँ पर बर्फ गिरती हो या तापमान शून्य के नीचे जाता हो। ब्रिज भी शहर वापस लौट गई, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम उस रात को कभी भूल नहीं सकते। मुझे आज भी रात को भयानक सपने आते हैं। अक्सर जब मैं अपने सुरक्षित गर्म अपार्टमेंट में बैठा होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बंद दरवाजे के पार से कोई मुझे पुकार रहा है। वो आवाज़ कभी गैरेज की होती है तो कभी डाल्टन की, और कभी कभी वो मेरी अपनी ही आवाज़ होती है। कनाडा के पुरानी शिकारी सच कहते हैं, विंडिगो को मारा नहीं जा सकता। आग सिर्फ उसे डरा सकती है, भूख अंतहीन होती है। और मुझे पता है कि वो आज भी वहीं उन बर्फीले पहाड़ों के बीच उस सफ़ेद धुंध में खड़ा है। वो इंतज़ार कर रहा है किसी और तूफान का और किसी और इंसान के अकेलेपन का। द स्टाफिंग शैडो ऑफ विस्पर पीक। उत्तरी मिनीसोटा के बाउंड्री वाटर्स का इलाका इंसानों के लिए नहीं बना है। ये झीलों, देवदार के जंगलों और दलदलों का एक ऐसा अंतहीन जाल है जहाँ सर्दियाँ सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक बेरहम शिकारी होती हैं। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अगर आप जोर से सांसें लें तो आपको लगेगा कि आपने किसी पवित्र जगह का अपमान कर दिया है। मेरा नाम कैलन है। मैं एक पेशेवर विल्डरनेस गाइड और ट्रैपर हूँ। मैं इन जंगलों की रग रग से वाकिफ हूँ। मेरे साथ इस ट्रिप पर एक नौसिखिया फोटोग्राफर केस आया था। वो शहर की आरामदायक जिंदगी से निकलकर नेचर की खूबसूरती को अपने कैमरा में कैद करना चाहता था। हमने विस्पर पीक के पास एक पुराने लकड़ी के लॉग कैबिन में अपना बेस बनाया था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में वो भयंकर बर्फीला तूफान नहीं आ गया। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी नहीं दी थी। तूफान ने हमें उस कैबिन में कैद कर दिया था। बाहर 10 फीट गहरी बर्फ जम चुकी थी और हवा की रफ्तार 70 मील प्रति घंटा थे। तापमान 0 से 35 डिग्री नीचे गिर चुका था। आज कैबिन में फंसे हुए हमारा 8वां दिन था। हमारे राशन का डिब्बा खाली हो चुका था। हमारे पास सिर्फ 2 डब्बे बीन्स और थोड़ी सी सूखी ब्रेड बची थे। कैलन, क्या रेस्क्यू टीम आएगी? आइस ने चिमनी की सिकुड़ती हुई आग के पास कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। वो इस तूफान में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते हिस। हमें मौसम के साफ होने का इंतजार करना होगा। मैंने उसे सतावना दी, हालांकि मुझे खुद अंदर से खौफ महसूस हो रहा था। भूख एक अजीब चीज है। पहले ये आपके पेट में दर्द करती है, फिर ये आपके दिमाग को सुन कर देती है और अंत में ये आपके अंदर के जानवर को जगा देती है। लेकिन बाउंड्री वाटर के जंगल में भूख सिर्फ अंदर से नहीं आती। कभी कभी भूख जंगल के बाहर से अंधेरे में चलकर आपके दरवाजे तक आती है। 9वां दिन। हवा का शोर अभी भी जारी था, लेकिन उस शोर के बीच मुझे एक अजीब सी महक आने लगी। कैबिन की चिमनी के धुएं के बीच एक बहुत ही तीखी और सड़ी हुई गंध हवा में घुल गई थी। वो महक बिल्कुल वैसी थी जैसे कई दिनों से मरे हुए किसी बड़े जानवर के गोश्त से आती है, जिसे बर्फ ने जमने के बाद फाड़ दिया हो। क्या तुम्हें कुछ महक आ रही है? मैंने अपनी 30-30 राइफल उठाते हुए हाइस से पूछा। हाइस फर्श पर लेटा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने करीब जाकर सुना, इतनी भूख, खून, गरम गोश्त। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कैबिन फीवर एक चीज है, लेकिन हाइस का ये व्यवहार कुछ और ही था। मैंने कैबिन की फ्रॉस्ट से ढकी हुई खिड़कियों को खरोचा और बाहर देखने की कोशिश की। सफेद अंधेरे के बीच कैबिन से करीब 20 गज दूर मुझे एक विशालकाय परछाई दिखाई दी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो कोई बड़ा मूस है जो ठंड से बचने के लिए कैबिन के पास आ गया है।
तभी वो परछाई उसके पिछले 2 पैरों पर खड़ी हो गई। वो कम से कम 10 फीट लंबी थी। हवा में उसके शरीर के चिथड़े उड़ रहे थे। उसने अपना सिर हमारी खिड़की की तरफ मोड़ा। उत्तरी अमेरिका के नेटिव कबीले के लोग इसे विंडिगो कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जंगल की वो भूखी आत्मा है जो उन इंसानों को अपना शिकार बनाती है जो भूखमरी का सामना कर रहे होते हैं। ये उनके दिमाग में घुसकर उन्हें अपनी ही प्रजाति का मांस खाने पर मजबूर कर देती है। मैं खौफ से पीछे हटा। हईस उठो, हमें दरवाजे और खिड़कियों पर भारी सामान रखना होगा। लेकिन हईस अपनी जगह से नहीं हिला। वो अब मुस्कुरा रहा था। वो बाहर है कैल्हन, हईस ने एक खौफनाक ठंडी आवाज में कहा। वो हमारे लिए खाना लाया है। रात के 2 बज चुके थे। तूफान की चीखें कैबिन की लकड़ी को फाड़ रही थी। मैंने मुख्य दरवाजे के सामने एक भारी ओक का डाइनिंग टेबल खिसका दिया था और अपनी राइफल लेकर खिड़की के पास बैठा था। आइस को मैंने अपने बिस्तर पर रस्सियों से बांध दिया था क्योंकि वो पागलों की तरह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी हवा का शोर अचानक बंद हो गया। पूरा जंगल एक भयानक दमघोटू सन्नाटे में डूब गया। बर्फ पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। वो कैबिन की चारों तरफ घूम रहा था और फिर दरवाजे के बिल्कुल बाहर से एक आवाज आई। कैल्हन, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बर्फ में जम गया हूँ। मेरे शरीर का सारा खून बर्फ बन गया। वो आवाज मेरे पुराने दोस्त सुलिवान के थे। सुलिवान मेरे मुंह से अनजाने में निकला, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। सुलिवान 5 साल पहले अलास्का के एक एवलांच में मर गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। कैल्हन, मेरी उंगलियां टूट रही हैं, मुझे अंदर आने दो, मेरे पास खाना है। दरवाजे के बाहर से वो रो रहा था। विंडी को कोई जानवर नहीं है, वो एक क्रूर शैतान है। वो अपनी शिकार के दिमाग की सबसे कमजोर यादों को निकालता है और उनकी आवाजों की नकल करके उन्हें बाहर बुलाता है। तू सुलेवान नहीं है शैतान, मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। दरवाजे के बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक भयानक आवाज आई। अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खोल दूंगा। मैंने मुड़कर देखा। आइस ने अपनी कलाई से रस्सियां खोल ली थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद और भावहीन हो चुकी थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। विंडिगो साइकोसिस, वो आत्मा आइस के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। आइस ने पास रखा कुल्हाड़ा उठा लिया और वो मेरी तरफ पागलों की तरह झपटा। आइस रुक जाओ। मैंने राइफल को एक तरफ फेंका और उसकी कुल्हाड़ी के वार से बचने के लिए जमीन पर डाइव लगाई। कुल्हाड़ी लकड़ी के फर्श में गहराई तक धंस गई। आइस में अब इंसान की ताकत नहीं थी। वो फुफकार रहा था। उसके दांत एक जानवर की तरह किटकिटा रहे थे। मैंने जमीन से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे सीधे आइस के सीने पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसी पल कैबिन के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक कान फाड़ देने वाला प्रहार हुआ। पूरा कैबिन हिल गया। दरवाजे के सामने रखी भारी मेज 1 इंच पीछे खिसक गई। दूसरा प्रहार इतना भयानक था कि ओक का दरवाजा बीच में से टूट गया और लकड़ियों के चिथड़े हवा में उड़ गए। दरवाजे के उस टूटे हुए फ्रेम के बाहर से बाहर का सफेद बर्फीला अंधेरा अंदर घुस आया और उस अंधेरे के बीच वो खड़ा था। वो 10 फीट का एक विशालकाय कंकाल था। उसकी त्वचा का रंग सड़े हुए मांस जैसा राख सफेद था जो उसकी हड्डियों पर बहुत कसकर खींची हुई थी। उसका पेट पीठ से लगा हुआ था। उसके हाथ घुटनों से भी नीचे तक लटक रहे थे और उसकी उंगलियों पर उस्तरे जैसे नुकीले काले पंजे थे। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा उसका चेहरा था। उसके चेहरे पर कोई होंठ नहीं थे। उसने भूख के कारण खुद अपने होंठों और गाल चबा लिए थे। उससे उसके दांतों की 2 खौफनाक कतारें जो सुइयों की तरह मुड़े हुए थे पूरी तरह से बाहर दिख रही थी। उसकी आंखें 2 काले गड्ढों की तरह थी जिसके अंदर नीली बरस जैसी ठंडी रोशनी जल रही थी। उसने अपना मुंह खोला और मेरे मरे हुए दोस्त की आवाज में एक भयंकर हंसी निकाली। पीकाबू कैलन। वो कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। उसके सिर के सींग छत से टकरा रहे थे। उसकी उस सड़ी हुई गंध ने मेरे फेफड़ों को चोक कर दिया था।
आइस जो जमीन पर पड़ा था वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। वो उस राक्षस को देखकर डर नहीं रहा था, वो उसकी पूजा कर रहा था। ले लो, मुझे भी खिलाओ। आइस अपने घुटने के बल उस विंडिगो की तरफ रेंगने लगा। विंडिगो ने अपनी नीली आंखों से आइस को देखा। उसने अपना एक लंबा पंजों वाला हाथ आगे बढ़ाया और आइस को उसके गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। आइस मुस्कुरा रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उस राक्षस ने अपनी सुइयों वाला जबड़ा पूरी तरह से नहीं खोला। विंडिगो ने एक ही झटके में आइस के कंधे और गर्दन के हिस्सों को अपने दांतों से चीर दिया था। आइस की दर्दनाक चीख कैबिन में गूंज उठे। खून का एक फव्वारा फर्श और दीवारों पर फैल गया। राक्षस उसे जिंदा खा रहा था। मैं खौफ के मारे पैरालाइज सा हो गया था, लेकिन मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने मुझे वापस हकीकत में ला पटका। विंडिगो को गोलियों से मारा नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक ही चीज से डरता है, जो है आग। मेरे पास केरोसिन का एक लाल डिब्बा रखा था जिसे हम लालटेन के लिए इस्तेमाल करते थे। राक्षस आइस को चबाने में व्यस्त था। मैंने धीरे से वो डिब्बा उठाया और उसका ढक्कन खोला। हे शैतान! मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। विंडिगो ने खून से सना हुआ उसका खौफनाक चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसने आइस की आधी खाई हुई लाश को जमीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ झपटा। मैंने केरोसिन का पूरा डब्बा उसके सीने और चेहरे पर फेंक दिया। तरल पदार्थ उसके शरीर पर फैल गया। इससे पहले कि उसके पंजे मेरी गर्दन तक पहुंच पाते, मैंने अपनी जेब से एक इमरजेंसी फ्लेयर निकाली, उसे जोर से रगड़ा और उसके केरोसिन से भरे शरीर पर दे मारा। एक भयंकर धमाके के साथ वो 10 फीट का राक्षस एक विशालकाय आग के गोले में बदल गया। आग उसकी उस सड़ी हुई सूखी त्वचा से तुरंत चिपक गई। उस दानव ने एक ऐसी अमानवीय कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो किसी सुअर के कटने और लोहे के घिसने जैसी थी। वो चीख मेरे कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। वो दर्द से पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा। उसके शरीर की आग मेरे कैबिन की लकड़ी की दीवारों और छत पर फैल गई। पूरा कैबिन धो धो करके जलने लगा। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। मैंने उस टूटे हुए दरवाजे के बाहर उस बर्फीले तूफान और घने अंधेरे में कूद गया। मैं गहरी बर्फ में गिरते पड़ते पागलों की तरह भाग रहा था। पीछे से कैबिन के जलने की तेज आवाजें और उस शैतान के दर्दनाक चीखें आ रही थे। आग की रोशनी ने आसमान को लाल कर दिया था। मैं पूरी रात उस बर्फ के जहन्नुम में भागता रहा। मेरा एड्रेनलिन इतना ज्यादा था कि मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ। सुबह होते होते मैं लड़खड़ाता हुआ एक लॉजिंग रोड पर पहुंच गया, जहां एक पेट्रोल व्हीकल ने मुझे बचा लिया। मेरे शरीर पर फ्रॉस्ट बाइट के गहरे निशान थे। मैंने पुलिस को बताया कि कैबिन के हीटर के फटने से आग जल गई थी और आइस उस आग में जिंदा जल गया। जब उन्होंने तूफान के रुकने के बाद उस जगह की जांच की तो उन्हें राख के अलावा कुछ नहीं मिला। न आइस की हड्डियां मिली, न किसी विशालकाय जानवर के अवशेष। सब कुछ उस भयंकर आग में पिघल चुका था। मैं आज जिंदा हूँ। मैंने विल्डरनेस गाइड की अपनी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी है। मैं अब शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, जहाँ हर कमरे में हीटर 24 घंटे चलते हैं। लेकिन खौफ की वो रात मेरे दिमाग में एक खाफ बन चुकी है। अमेरिकन नेटिव लोक कथाएं कहती हैं कि विंडिगो को कभी मारा नहीं जा सकता। आग सिर्फ उसके फिजिकल बॉडी को नष्ट कर सकती है, लेकिन वो भूख कभी नहीं मरती। वो हवा में एक अभिशाप बनकर तब तक घूमती रहती है जब तक उसे कोई नया शरीर न मिल जाए। और आजकल जब मैं रात को अपने गर्म कमरे में सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अचानक ऐसे लगता है कि मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर से हवा के शोर के बीच कोई अपने नाखूनों से कांच को खुरच रहा हो और एक बहुत ही ठंडी घरघराती हुई आवाज मुझे पुकारती है, कल्हन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो आवाज आइस की होती है और सबसे भयंकर बात यह है कि जब वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है तो मुझे डर से ज्यादा अपने ही पेट में कच्चे गोश्त की एक अजीब और एक भयंकर भूख महसूस होने लगती है। द फ्रोजन हंगर ऑफ एरापाहो। कोलोराडो के अपाराहो नेशनल फॉरेस्ट में जब सर्दी आती है तो अपने साथ सिर्फ बर्फ नहीं लाती,
वो एक ऐसा जमा देने वाला सन्नाटा लाती हैं जो इंसानी दिमाग को सुन कर देता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है तो जंगल की असली आत्माएं जाग उठती हैं। मेरा नाम एल्डन है। मैं पिछले 25 सालों से यहाँ पर हेड फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने इस जंगल में भालुओं के हमले देखे हैं, बर्फीले तूफान में लोगों को जमते देखा है, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो किसी भी नेचर के नियम के खिलाफ था। मेरे साथ मेव नाम की एक युवा वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थी। वो भेड़ियों की आबादी पर रिसर्च करने के लिए शहर से यहाँ आई थे। हम दोनों यहाँ मिलकर मेव के साथ बैकेट को ढूंढ रहे थे। बैकेट 2 साल पहले नॉर्दर्न रीच पर ट्रैकिंग कैमरे चेक करने गया था और तब से उसका रेडियो बंद था। दिसंबर का महीना था। एक भयंकर बर्फीला तूफान पूरे जंगल को निगल चुका था। हम दोनों अपने स्नोमोबाइल पर सवार होकर उस जगह पर पहुंचे जहां बैकेट का आखिरी जीपीएस सिग्नल मिला था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि हमारे चेहरे छिल रहे थे। एडन वहां देखो, मईव ने तूफान के बीच इशारा करते हुए चिल्लाया। पेड़ों के एक घने झुरमुराहट के बीच बैकेट की स्नोमोबाइल आधी बर्फ में दबी खड़ी थी। हम तुरंत वहां पहुंचे। मैंने अपनी भारी फ्लैशलाइट ऑन की। स्नोमोबाइल का इंजन जम चुका था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी स्नोमोबाइल की सीट पर खून के गहरे जमे हुए धब्बे थे। ए भगवान बैकेट! मईव के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या किसी भालू ने उस पर हमला कर दिया? मैंने जमीन पर बर्फ की जांच की। भालू या किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन स्नोमोबाइल से जंगल के गहरे अंधेरे हिस्से की तरफ कुछ अजीबोगरीब निशान जा रहे थे। वो पैरों के निशान थे, लेकिन वो किसी इंसान के नहीं थे। निशानों के बीच की दूरी लगभग 10-10 फीट की थी। जो भी चीज वहां चल रही थी उसके पैर 2 हिस्सों में बटे हुए खुरों जैसे थे और वो बहुत ही अकल्पनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। उन निशानों के साथ खून की कुछ बूंदें भी गिरी हुई थी। एल्डन, हमें उसका पीछा करना होगा, वो जिंदा हो सकता है। मेव रोते हुए जंगल की तरफ भागने लगी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। पागल मत बनो मेव, सूरज ढल रहा है। तूफान कैटेगरी 4 का हो चुका है। अगर हम इस अंधेरे में गए तो हम भी मर जाएंगे। यहाँ से आधा मील दूर एक पुराना रेंजर कैबिन है, हमें वहाँ शरण लेनी होगी। वो विरोध कर रहे थे, लेकिन मेरी बात सच थी। हम दोनों ने अपनी स्नोमोबाइल को वहीं छोड़ा और पैदल ही उस भारी बर्फ को चीरते हुए उस पुराने कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं हमें एक सुरक्षित जगह नहीं बल्कि एक पिंजरे में ले जा रहा हूँ। हम किसी तरह लड़खड़ाते हुए उस लकड़ी के कैबिन की तरफ पहुंचे। मैंने भारी ओक का दरवाजा धक्का देकर खोला और हम अंदर गिर पड़े। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर से भारी लोहे का डेड बोल्ट लगा दिया। कैबिन बहुत पुरानी थी। अंदर सिर्फ एक लकड़ी का चूल्हा, एक पुरानी मेज और एक पलंग था। मैंने जल्दी से कुछ लकड़ियां जलाई। आग की गर्मी ने हमारे सुन पड़े शरीरों में थोड़ी जान डाल दी। माई फर्श पर बैठकर रो रही थी। वो मेरा दोस्त एडन, हमें उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने इस जंगल में अपनी आधी जिंदगी बताई है मेव। मैंने अपनी 30 कैलिबर की राइफल को साफ करते हुए कहा। वो पैरों के निशान किसी भी जानवर के नहीं थे। ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के बाहर है। रात के 10 बज चुके थे। बाहर हवा का शोर किसी राक्षस के चीखने जैसा लग रहा था। तभी कैबिन के अंदर का माहौल बदलने लगा। चूल्हे की आग के धुएं के बीच हवा में एक बहुत ही तीखी और सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। ये बदबू बिल्कुल वैसी थी जिसे हफ्तों पुराने सड़े हुए मांस और पुराने तांबे को मिला दिया गया हो। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठा ली। क्या तुम्हें ये महक आ रही है? माइव ने अपनी आंखें पोंछी और सूंघा। हाँ, ये क्या है? इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, बाहर तूफान का शोर अचानक पूरी तरह से बंद हो गया। पूरा जंगल एक मुर्दा सन्नाटे में डूब गया। ऐसे लगा जैसे हवा ने अपनी सांसें रोक ली हों। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए कैबिन के बाहर से एक आवाज आई। बर्फ पर किसी के बहुत भारी कदमों के चलने की आवाज। कोई 2 पैरों पर चलकर कैबिन के चारों तरफ घूम रहा था। मैं और माइव अपनी जगह पर जम गए। किसी ने कैबिन के भारी लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया। माइव! बाहर से एक आवाज गूंजी। वो आवाज पैकेट की थी। माइव, एल्डन, प्लीज दरवाजा खोलो।
मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो बैकेट की आवाज़ थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसमें एक खालीपन था। माइव झटके से उठी। बैकेट, वो जिंदा है। वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा और जमीन पर पटक दिया। एडन, तुम क्या कर रहे हो? वो जमकर मर जाएगा। माइव मुझ पर चिल्लाई। चुप रहो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो बैकेट नहीं है। माइव, मेरी उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। मैंने बहुत सारा खून बहा दिया है, प्लीज। बाहर से बैकेट की आवाज रो रही थी। क्या तुम पागल हो? वो हमारा दोस्त है। माइव ने मुझसे हाथापाई करने की कोशिश की। मैंने उसका चेहरा पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। माइव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो खून बहने के कारण 2 दिन से इस 40 डिग्री के तूफान में बाहर था, तो वो अब तक जिंदा कैसे है? और अगर वो जिंदा है तो वो बिना अपने स्नोमोबाइल के, बिना राशन के, इस आधी रात में सीधा इस कैबिन तक कैसे पहुंचा? क्या माइव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका लॉजिकल ब्रेन अब खतरे को समझने लगा था। तो बाहर कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। नेटिव अमेरिकन लोक कथाएं एक प्राचीन परभक्षी के बारे में बताती हैं। जब कोई इंसान कड़ाके की ठंड और भूखमरी में अपनी ही प्रजाति का मांस खा लेता है तो वो एक शैतान में बदल जाता है। उसे विंडिगो कहते हैं। ये परभक्षी अपने शिकार के दिमाग की सबसे कमजोर यादों का इस्तेमाल करता है। वो उनके अपनों की आवाज की सटीक नकल करके उन्हें बाहर बुलाता है। माइव, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इस बार जो आवाज आई उसने हमें रूह तक कंपा दिया। आवाज अभी भी बैकेट की थी, लेकिन अब उसमें कोई दर्द नहीं था। उसमें एक खौफनाक ठंडी हंसी थी। वो आवाज किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरी खोखली छाती से आ रही थी। बाहर खड़े उस दानव को समझ आ गया था कि उसका चलावा काम नहीं कर रहा। अचानक कैबिन की छत पर एक बहुत भारी चीज के कूदने की आवाज आई। पूरा कैबिन हिल गया। छत की पुरानी लकड़ियां चरमराने लगी। वो दानव छत पर चल रहा था। उसके कदमों की खुरचने की आवाज छत से होती हुई कैबिन की एकमात्र खिड़की की तरफ पड़ने लगी। बंदूक उठाओ माइव, मैंने चिल्लाते हुए अपनी राइफल खिड़की की तरफ तान दी। खिड़की पर भारी लकड़ी के शटर्स बंद थे। बाहर से किसी ने उस शटर पर जोरदार प्रहार किया। लकड़ी का भारी शटर एक ही झटके में टूटकर हवा में उड़ गया और खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। बर्फीली हवा और वो भयानक बदबू कमरे में अंदर घुस आई और उस टूटी हुई खिड़की के फ्रेम से उसने अंदर झांका। वो दृश्य मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। वो 11 फीट का एक विशालकाय कंकाल जैसा दानव था। उसकी त्वचा मोम की तरह सफेद और पारदर्शी थी, जिसके आसपास उसकी नीली नसें और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसका पेट भूखमरी के कारण उसकी पीठ से सटा हुआ था, लेकिन उसकी छाती किसी भालू जितनी चौड़ी थी। उसके सिर पर बाल नहीं थे, बल्कि खोपड़ी की हड्डियों को चीरकर हिरन जैसे काले उलझे हुए सींग बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें 2 गहरे खाली गड्ढों जैसी थी, जिनके अंदर बस एक बर्फीली नीली रोशनी चमक रही थी। लेकिन उसका मुंह, उसने भूख के कारण अपने होंठ खुद ही चबा लिए थे। उसके जबड़े में सुइयों जैसे मुड़े हुए पारदर्शी दांतों की कतारें थी। उन दांतों के बीच बैकेट की लाल रंग की जैकेट का एक फटा हुआ टुकड़ा फंसा हुआ था। वो हमें देखकर सुइयों वाले उस मुंह से मुस्कुरा रहा था। ताजा गोश्त, वो घुर्राया और उसने अपना लंबा पंजे वाला हाथ टूटी खिड़की के अंदर डाला। उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबा था। उसके पंजों के सिरों पर बर्फ और सूखा खून जमा था। मर जा शैतान, मैं चीखा और मैंने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। 3 गोलियां सीधे उसके सीने और खोपड़ी को चीरते हुए आर पार निकल गईं। लेकिन विंडिगो को गोलियों से मारा नहीं जा सकता। जब गोलियां उसके शरीर के आर पार हुईं तो वहां से कोई खून नहीं निकला। वहां से सिर्फ एक काला बर्फ जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ निकला। उसे दर्द नहीं हुआ, गोलियों ने सिर्फ उसे गुस्सा दिलाया। उसने कान फाड़ देने वाली अमानवीय चीख मारी। उसने अपने पंजों से पूरी खिड़की के फ्रेम को फाड़ लिया और उसे एक ही झटके में दीवार से उखाड़ दिया। कैबिन की आधी दीवार बाहर गिर गई। वो अंदर आ गया। उसे खड़ा होने के लिए झुकना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी ऊंचाई कैबिन की छत से ज्यादा थी।
माइव खौफ के मारे में कोने में दुबक गई। विंडिगो ने अपना विशालकाय पंजा मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी राइफल को मेरे हाथों से किसी खिलौने की तरह छीनकर दूर फेंक दिया। उसने मुझे मेरे गले से पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा लिया। उसकी सड़ी हुई बर्फीली सांस मेरे चेहरे को जला रहे थे। उसका सुइयों वाला जबड़ा मेरी गर्दन को चीरने के लिए खुलने लगा। एडन, माइव चीखे। मुझे याद आया कि विंडिगो को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये जीव जमा देने वाली ठंड और पाताल के अंधेरे से पैदा होते हैं। इसे सिर्फ एक ही चीज नष्ट कर सकती है, जो है आग। माइव, आग! मैंने अपने गले को उसके पंजे से छुड़ाने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाया। माइव का डर अब जिंदा रहने के जुनून में बदल चुका था। वो फर्श पर घिसटती हुई उस जगह पर पहुंची जहां मैंने लालटेन का केरोसिन रखा था। उसने केरोसिन का डिब्बा उठाया और उसका पूरा ढक्कन खोलकर उस तरल पदार्थ को सीधे उस दानव के पैरों और शरीर पर फेंक दिया। विंडिगो ने अपनी भयानक नीली आंखें माइव की तरफ घुमाई। उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया और माइव की तरफ झपटा। मैंने जमीन पर गिरते ही अपनी बेल्ट से लाइटर निकाले। राक्षस के पंजे माइव को चीरने वाले थे। हे शैतान! मैंने लाइटर को जलाया और उससे फ्लेयर को जलाया। एक भयानक 1600 डिग्री की गर्म रोशनी सीधे मेरे हाथों में जल उठी। मैंने वो जलती हुई फ्लेयर सीधे उस दानव की केरोसिन से भीगी हुई पीठ पर फेंक दी। एक भयानक धमाके के साथ वो 11 फीट का राक्षस एक विशालकाय आग के गोले में बदल गया। इस बार उसकी चीख में असली दर्द था। आग उसकी उस सफेद पारदर्शी त्वचा को पिघला रही थी। वो आग से डरकर पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा। उसकी आग कैबिन की सूखी लकड़ी की दीवारों में लग गई। वो दर्द से छटपटाता हुआ चीखता हुआ उस टूटी हुई दीवार से बाहर उस बर्फीले तूफान में जा गिरा। माइव, भागो! मैं जमीन से उठा। पूरा कैबिन धो धो करके जलने लगा। हम दोनों उस जलते हुए कैबिन से बाहर उस जमा देने वाले तूफान में कूद गए। बाहर वो राक्षस बर्फ में पागलों की तरह लौट रहा था। आग की लपटें उसके शरीर को राख में बदल रही थी। उसकी भयानक चीखें धीरे धीरे तूफान की हवाओं के शोर में दबने लगीं, जब तक कि वो पूरी तरह से जलकर खाक नहीं हो गया। हम अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और अंधी दौड़ लगाते हुए तूफान के बीच उस जगह पहुंचे जहां हमारी स्नोमोबाइल्स खड़ी थी। किस्मत से स्नोमोबाइल स्टार्ट हो गई। हम पूरी रात उस बर्फीले तूफान में अपनी गाड़ी भगाते रहे। पीछे से कैबिन के जलने की लाल रोशनी आसमान को चीर रही थी। अंत हम सुबह होते होते हाईवे पर पहुंच गए, जहां हमें एक स्टेट ट्रूप ने बचा लिया। हमने पुलिस को बताया कि कैबिन में लालटेन के गिरने की वजह से आग लग गई थी और बैकेट शायद तूफान में रास्ता भटक कर मर गया था। जब तूफान के रुकने के बाद पुलिस ने उस इलाके की जांच की तो उन्हें उस जली हुई कैबिन की राख के बीच सिर्फ कुछ जली हुई हड्डियां मिली, जो इंसान की तो थी, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान से आकार में काफी बड़ी थी। उन्होंने मान लिया कि कोई भालू अंदर आ गया होगा। मैं आज जिंदा हूँ। मेरी गर्दन पर आज भी उस दानव के ठंडे पंजों के नीले निशान मौजूद हैं। मैंने रेंजर की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी है। माँ भी शहर वापस लौट गई है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हॉरर कभी खत्म नहीं होता। नेटिव अमेरिकन लोक कथाओं में एक चेतावनी दी है, विंडिगो को मारा नहीं जा सकता। आग सिर्फ उसके फिजिकल शरीर को नष्ट कर सकती है। उसकी भूख एक आत्मा है जो हमेशा एक नए शरीर की तलाश करती रहती है। आजकल जब मैं अपने शहर के गर्म अपार्टमेंट में रात को सोने की कोशिश करता हूँ तो बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, मुझे अचानक एक बहुत ही ठंडा बर्फीला झोंका महसूस होता है और मुझे अपार्टमेंट के बंद दरवाजों के पार से एक आवाज सुनाई देती है। एडन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो आवाज माइव की होती है। मुझे नहीं पता कि वो आत्मा अब किसके अंदर पल रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे भूली नहीं है। जंगल भूखा है और ये भूख कभी नहीं मिटती। द फ्रॉस्ट ऑफ द डेडवुड रिज। रॉकी माउंटेन्स की सर्दियां सिर्फ शरीर को नहीं जमाते, वो इंसान की आत्मा को भी सुन कर देती हैं। 1899 की सर्दियों में डेडवुड रिज के एक अलग थलग लॉजिंग कैंप में फंसे होने का मतलब था दुनिया से पूरी तरह से कट जाना। मेरा नाम जडसन है। मैं उस कैंप का फॉरमैन था। नवंबर के अंत में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसने हमारे कैंप को 15 फीट गहरी बर्फ के नीचे दबा दिया था। हम 12 लोग थे
पहले हफ्ते तक सब ठीक था, लेकिन जब राशन खत्म होने लगा तो कैंप में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तीसरे हफ्ते तक भूखमरी ने लोगों के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। हमारा एक साथी फ्लेचर 2 दिन पहले लकड़ियां लाने के लिए बाहर गया था और कभी नहीं आया। अब मेरे कैबिन में सिर्फ मैं और एक 19 साल का युवा लकड़हारा आयर बचे थे। बाकी लोग या तो ठंड के मारे मर चुके थे या खाने की तलाश में बर्फ के उस सफेद जहन्नुम में खो गए थे। स्वेयर चिमनी के पास फर्श पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें गड्ढों में जा चुकी थी। जुड़सन, क्या हमें कोई ढूंढने आएगा? उसकी आवाज कांप रही थी। तूफान रुकने दो लड़के, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे झूठी तसल्ली दी। मेरे पास अपनी ही बात पर यकीन करने का कोई कारण नहीं था। रात के 1 बज रहे थे। हवा कैबिन की दीवारों से टकराकर किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थी। तभी उस भयानक हवा के शोर के बीच एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। कोई कैबिन के बाहर भारी बर्फ पर चल रहा था। शेर झटके से उठ बैठा। बाहर कोई है? दरवाजे पर एक कमजोर सी दस्तक हुई। जुड़सन, शेर, दरवाजा खोलो। वो आवाज उसे सुनकर मेरे सीने का खून जम गया। वो फ्लेचर की आवाज थी। ये फ्लेचर है, वो जिंदा है। स्वेयर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। मैंने तुरंत आगे बढ़कर स्वेयर को कॉलर से पकड़ा और उसे पीछे जमीन पर पटक दिया। दरवाजे के पास मत जाना, मैंने फुसफुसाते हुए चिल्लाया। तुम पागल हो गए हो, वो बर्फ में मर जाएगा। स्वेयर रोने लगा। मैंने अपनी राइफल उठा ली। फ्लेचर 2 दिन पहले बिना बाहरी कोट के बाहर गया था। बाहर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे है। कोई भी इंसान इतनी ठंड में 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। यार, मेरी उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरे पास बहुत सारा गोश्त है। बाहर से वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार मैंने उस आवाज में एक बहुत सी अजीब बात नोटिस की। वो आवाज फ्लेचर की थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। वो बिल्कुल सपाट थी, जैसे कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहा हो। और गोश्त शब्द बोलते समय उस आवाज में एक गीली सड़ी हुई गूंज थी। नेटिव अमेरिकन्स और पुराने ट्रैपर्स इसे विंडिगो कहते हैं। जब इंसान भूखमरी से पागल होकर अपनी ही प्रजाति का मांस खाता है तो वो एक ऐसी शैतान में बदल जाता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। वो अपने शिकार के अपनों की आवाज निकालकर उन्हें बाहर बुलाता है। मैंने अपनी राइफल दरवाजे की तरफ तान दी। तू फ्लेचर नहीं है, वापस जहन्नुम में लौट जाओ, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। ये एक शिकारी का सन्नाटा था। कुछ मिनटों तक हवा का शोर आता रहा। तभी कैबिन की छत से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत से कूद गई हो। स्वेयर डर के मारे अपने कान बंद करके रोने लगा। छत की लकड़ी के तख्तों पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो चीज 2 पैरों पर चल रही थी, लेकिन उसके कदमों का वजन किसी 500 पाउंड के भालू जितना था। वो कैबिन के ठीक बीचों बीच हमारे सिर के ऊपर आकर रुक गया। छत की लकड़ियां उसके वजन से चरमराने लगीं और फिर चिमनी के छेद से जहां से धुआं बाहर जाता था एक भयंकर बदबू आई। ये सड़े हुए मांस, जमे हुए खून और गीले कुत्ते की बदबू थी। जुड़सन! इस बार आवाज चिमनी के ऊपर से आई। वो फ्लेचर की आवाज नहीं थी, वो मेरी पत्नी की आवाज थी जो मीलों दूर शहर में थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जुड़सन, तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? मेरा दिमागी संतुलन टूटने लगा। मुझे पता था कि वो एक छलावा है, लेकिन एक शैतान के मुंह से अपनी पत्नी की आवाज सुनना किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। शांत रहो जुड़सन, ये असली नहीं है, मैंने खुद को बड़बड़ाते हुए समझाया। तभी छत की लकड़ी भयानक आवाज के साथ टूटी। उसने छत को नहीं तोड़ा था, वो छत से नीचे कूद गया था। वो वापस मुख्य दरवाजे के सामने आ गया था। कैबिन के भारी ओक के दरवाजे पर एक कान फाड़ देने वाला प्रहार हुआ। दरवाजे को थामने वाले लोहे के कब्जे मुड़ने लगे। दूसरी बार वार करने पर दरवाजा बीच से फट गया और लकड़ियों के चिथड़े हवा में उड़ गए। दरवाजे के उस फ्रेम में वो बर्फीले अंधेरे के बीचों बीच खड़ा था। फ्लैशलाइट और चिमनी की हल्की सी रोशनी में मैंने उस खौफनाक दानव को पहली बार देखा।
वो 10 फीट से ज्यादा लंबा था। उसे दरवाजे के फ्रेम के अंदर आने के लिए झुकना पड़ा। उसकी त्वचा का रंग राख और सलेटी जैसी बर्फ जैसा था। शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी त्वचा हड्डियों पर इतनी कसकर चिपकी हुई थी कि पसलियों से फाड़कर बाहर आने को बेताब लग रही थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, जो घुटनों से भी नीचे तक जा रहे थे, और उसकी उंगलियों के अंत में लंबे बर्फ जैसे नुकीले और काले पंजे थे। लेकिन उसका सिर वो एक 12 सींगे की खोपड़ी और इंसानी चेहरे का एक विकृत मिश्रण था। उसके सिर पर काले उलझे हुए सींग थे। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खोखले काले गड्ढे थे, लेकिन उन गड्ढों के अंदर एक पीली ठंडी रोशनी जल रही थी। उसके चेहरे पर होंठ नहीं थे। उसने भूख के कारण खुद के होंठ चबा लिए थे, जिससे उसके दांत पूरी तरह से बाहर दिख रहे थे। वो दांत इंसानी नहीं थे, वो सुइयों की तरह मुड़े और नुकीले थे। उसने अपना मुंह खोला और फ्लेचर की आवाज में हंसा। पीकबू। मैं लकवाग्रस्त हो गया। फ्लेचर, स्वेयर ने जमीन से उठते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। भूख ने स्वेयर का दिमाग खराब कर दिया था। वो उस राक्षस की तरफ हिप्नोटाइज होकर आगे बढ़ने लगा। स्वेयर, पीछे हटो। मैं चीखा। विंडिगो ने अपनी चमकती हुई पीली आंखों से स्वेयर को देखा। एक ही झटके में उस राक्षस ने अपना लंबा पंजों वाला हाथ आगे बढ़ाया और स्वेयर को उसके कंधे से पकड़ लिया। स्वेयर दर्द से चीख पड़ा। राक्षस ने अपना सुइयों वाला जबड़ा खोला। उसका मुंह इंसानों की तरह नहीं खुला। वो कानों तक पीछे की तरफ खिंच गया, जैसे किसी सांप का मुंह खुलता है। उसने अपना जबड़ा सीधे स्वेयर की गर्दन पर बंद कर दिया। स्वेयर की चीख एक गिड़गिड़ाहट के साथ खामोश हो गई। खून का एक फवारा फर्श पर फैल गया। वो राक्षस स्वेयर को जिंदा चबा रहा था। मुझे पता था कि राइफल की गोलियां इस प्राचीन शैतान को नहीं मार सकती। विंडिगो सिर्फ एक चीज से डरता है, जो है आग। मेरे पास चिमनी के बगल में केरोसिन का एक आधा भरा हुआ कनस्तर रखा था। राक्षस स्वेयर का खून पीने में व्यस्त था। मैंने धीरे से वो कनस्तर उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मैं चूका तो अगला शिकार मैं होऊंगा। हे शैतान! मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। विंडिगो ने अपना खून से सना हुआ खौफनाक चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसने स्वेयर की लाश को जमीन पर फेंक दिया और एक गुर्राहट के साथ मेरी तरफ झपटा। मैंने केरोसिन का कनस्तर सीधे उसके चेहरे और छाती पर फेंक दिया। तरल पदार्थ उस पर फैल गया। उसी सेकंड मैंने अपनी बेल्ट से एक इमरजेंसी फ्लेयर गन निकाली, उसे रगड़कर जलाया और सीधे उस केरोसिन से भीगे शरीर पर फेंक दिया। एक भयानक धमाके के साथ वो 10 फीट का दानव एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। आग उसकी उस सड़ी हुई सूखी त्वचा से चिपक गई और उसे अंदर तक जलाने लगी। उसने एक ऐसी अमानवीय कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो मेरे दिमाग की नसों को फाड़ रही थी। वो दर्द से पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसके लंबे हाथ दीवारों से टकराने लगे, जिससे कैबिन की लकड़ियों में आग लग गई। वो आग से डरकर पीछे हटा। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। मैंने अपनी राइफल उठाई और उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर उस बर्फीले तूफान और घने अंधेरे में कूद गया। पीछे कैबिन आग की लपटों में घिर चुका था और उस शैतान की दर्दनाक चीखें हवा के शोर में गूंज रही थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं गहरी बर्फ में गिरते पड़ते पागलों की तरह भाग रहा था। मैं पूरी रात उस बर्फ के जहन्नुम में भागता रहा। मुझे नहीं पता कि मुझे वो ताकत कहाँ से मिली। शायद मौत का खौफ किसी भी शारीरिक थकावट से बड़ा होता है। सुबह होते होते मैं लड़खड़ाता हुआ एक सप्लाई रूट पर पहुंच गया, जहां लकड़ी ले जाने वाली एक ट्रेन के कर्मचारी ने मुझे बचा लिया। मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरे दोनों पैरों की कुछ उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट के कारण काटना पड़ा। मैंने कंपनी को बताया कि कैंप फायर के बिगड़ने की वजह से पूरे कैबिन में आग लग गई थी और बाकी लोग उसी आग में जलकर या बर्फ में खोकर मर गए। जब बसंत में बर्फ पिघली तो उन्हें सिर्फ कैबिन की जली हुई राख और कुछ इंसानी हड्डियां मिलीं। किसी को कोई शक नहीं हुआ। पहाड़ों में सर्दियां अक्सर लोगों को मार देती हैं। मैं अब कभी पहाड़ों या बर्फ वाली जगहों पर नहीं जाता। मैं फ्लोरिडा के एक गर्म शहर में रहता हूँ, लेकिन एपलांचियन और रॉकी पहाड़ों की वो पुरानी लोक कथाएं सच कहती हैं। आग वेंडिगो को मार नहीं सकती, वो सिर्फ उसके फिजिकल शरीर को नष्ट कर सकती है। वेंडिगो असल में एक भूख है, एक अभिशाप है।
जो हवा में तब तक तैरता रहता है जब तक उसे कोई नया शिकार ना मिल जाए। और आजकल जब भी मेरे शहर में तेज हवाएं चलती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सुरक्षित गर्म घर की खिड़कियों के बाहर से कोई धीमी आवाज में सीटी बजा रहा है। और कभी कभी वो हवा मेरी पत्नी की आवाज में फुसफुसाती है, जुड़सन मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जानता हूँ कि वो बाहर है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि विंडिगो की भूख कभी शांत नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी जैसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।